Hello friends, welcome to my new video and today I am going to teach you science. बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि मैम साइंस पढ़ाइए, इसलिए हमने इसी चैनल पर मैथ बाय पूनम मैम में साइंस के भी वीडियो डाल रहे हैं और आज हम लोग साइंस का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे और वह भी केमिस्ट्री का। तो साइंस का फर्स्ट लेसन जो केमिस्ट्री है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि एनसीईआरटी की बुक का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट लेसन है वो हम लोग पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो आप को आना चाहिए। साइंस पढ़ रहे हैं तो इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए और वो है पहला ये साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनीथिंग। साइंस जो होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। किसी भी चीज को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिस्टम से जानने की कोशिश करिए। यह जो होता है यह चीज साइंस है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनीथिंग। उसके बाद जो साइंस है आपके बुक के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 तरह के हुए हैं साइंस होते हैं। वैसे साइंस के कई पार्ट्स है लेकिन आपको आपके बुक में 3 ही तरह के साइंस के बारे में पढ़ना है। वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो साइंस है वो मेन 3 पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपको पढ़ने हैं। बाकी साइंस के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना है और आप केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? ठीक है, केमिस्ट्री को हम लोग रसायन विज्ञान भी कहते हैं। तो अगर हिंदी में कहा जाए तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और उसी को अगर इंग्लिश में है तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। कोई भी चीज होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि यह जो पदार्थ है किस तरह से बना है, क्यों बना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जिसमें पढ़ते हैं दैट इज केमिस्ट्री। तो इसीलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहेंगे, उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ। मैटर क्या होता है? एनीथिंग of the world which occupies some space and has some mass, fixed mass is called matter. कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज हो जो कुछ स्थान, जगह, स्पेस घेरता है और जिसका कुछ फिक्स मास होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास में क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है। लेकिन अगर आप बिल्कुल 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं, किसी भी वजह से आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप जो है पहली बार केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, पहली बार रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट जो है इट इज प्योर सब्सटेंस which is made from only one type of atom. एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक टाइप के यानी सेम टाइप के जितने भी उसमें एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम टाइप होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को या इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। और एलिमेंट को दिखाने के लिए आपको क्या बनाया गया है? सिंबल। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको शॉर्टकट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, शॉर्टकट फॉर्म में दिखाने के लिए क्या बनाया गया है? सिंबल बनाया गया। ठीक है, तो सिंबल से हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को, तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज होती है? तो कंपाउंड जो होते हैं when two or more than two elements mix together in a fixed ratio, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं तो फिर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। और जो कंपाउंड होते हैं इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसे फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं ये सारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड को। क्लियर? अब बात आ गई, ये तो प्योर सब्सटेंस थे, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आ गए, कंपाउंड आ गए। अब आपको बताना है इनप्योर सब्सटेंस। इनप्योर सब्सटेंस क्या है? तो इनप्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। इनप्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं उसको हम लोग इनप्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इनप्योर सब्सटेंस में एक ही आता है दैट इज मिक्सचर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रण। तो मिक्सचर क्या है? when two or more than two elements and or compounds are mixed together in any ratio, जब एलिमेंट और कंपाउंड को किसी भी रेशियो में मिक्स करा जाए, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाए तो वहां पे जो चीज बनकर सामने आता है दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, यानी जितने भी मिक्सचर होते हैं उन सब के कोई फॉर्मूले नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें जो चीजें आप मिक्स कर रहे हैं, जिन दो या तीन चीजों को आप मिला रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए, उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। किस रेशियो में आप उसको मिला रहे हैं ये चीज फिक्स नहीं होती, इसीलिए जो मिक्सचर होते हैं उनके कोई फॉर्मूला नहीं बन पाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें यही खास होती है कि जो भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आप मिक्स करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उन सारे एलिमेंट को हम लोग एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं। रेशियो फिक्स रहता है। जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज 1:8। आप वाटर कहीं से भी उठाइए, किसी कुएं का पानी लीजिए, किसी नदी का पानी लीजिए, किसी नाले का पानी लीजिए, आप कहीं से भी पानी ले लीजिए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो होगा बाय मास वो हमेशा फिक्स होगा। एंड वो कितने के बराबर होगा?
1:8 के बराबर। तो H2O जो है आप कहीं से भी लाइए, किसी भी प्रोसेस से बनाइए, जो उसमें एलिमेंट होंगे दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। इसलिए H2O क्या है, H2O इज ए कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। H2O जो होगा वो कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बात, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट इज होमोजेनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसके सारे कंपोनेंट एक दूसरे में बिल्कुल एकदम अच्छे से मिक्स हो गए होते हैं, कंप्लीटली मिक्स। एंड जैसे आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा ये बिल्कुल होमोजीनियस होगा, सारी जगह बिल्कुल समान दिखेगा। ये नहीं कि कहीं पे आपको वाटर अधिक दिखेगा, कहीं पे आपको मिल्क अधिक दिखेगा। सारी जगह जो रेशियो होंगे, जो सब्सटेंस के जो रेशियो होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सारा मिक्सचर जो होगा आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन एक ऐसे भी मिक्सचर होते हैं जिसके सारे कंपोनेंट्स को आप अलग अलग देख सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दैट मिक्सचर इन व्हिच ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड थॉरोली। सारे मिक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं किए गए होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, सैंड ले लीजिए और शुगर ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो आप किसी भी तरीके से उसको देखेंगे, चाहे खुली आंख से देखेंगे, नेकेड आई से देखिए, चाहे आप माइक्रोस्कोप यूज करके देखिए, उसमें बालू और जो शुगर है दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतनी सी बातें क्लियर हो गई। तो आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो इन बेसिक चीजों की जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। ठीक है, और आज हमारा जो है ये पहला वीडियो है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बच्चे खुद भी हमसे फोन करके कह रहे थे कि मैम साइंस पढ़ाइए, इसलिए हमने साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया है इसी चैनल पर मैथ बाय पूनम मैम पे। और मैं यही आशा करती हूँ कि हम लोग आप लोग जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को यानी क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अभी तक जितनी बातें आपने जानी वो सारी केमिस्ट्री की बेसिक चीजें थी कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपको किन किन बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अरे बात समझ रहे, आप कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जो वर्ड यूज होते हैं या जो जो वर्ड यूज हो सकते हैं उन सारे का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो वही चीज हमने सारी बेसिक चीजें आपको बताई हैं अभी। और अब हम लोग अपने जो मेन हमारा चैप्टर है क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी की बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले ही आ गया। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल चेंज। चेंज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। ठीक है, पहला जो होता है फिजिकल चेंज होता है और दूसरा जो होता है केमिकल चेंज होता है। ये जरूरी नहीं कि आप पहला फिजिकली कहेंगे, आप पहला चेंज केमिकल भी कह सकते हैं एंड सेकेंड वन इज फिजिकल चेंज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है, देखिए a process in which no new substance is formed is called physical change। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया केमिकली न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है,
आप अपने जीवन में, डेली की लाइफ में रोज नए नए चेंजेस देखते हैं, ठीक है। लेकिन उन सारी चेंजेस में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फिजिकल होंगे या फिर सारे के सारे केमिकल चेंज होंगे। कुछ चेंज ऐसे होंगे जो फिजिकल होंगे और कुछ चेंज ऐसे होंगे जो केमिकल होंगे। क्लियर है? तो फिजिकल चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ है, आप उसको फ्रिज में रखे हैं तो वो आइस बना हुआ है। जैसे ही आप उसको फ्रिज के बाहर रख देंगे वो अपने आप क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा। फिर आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, वो फिर क्या होगा, आइस बन जाएगा। आप उसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए या धूप में कहीं जहां तेज धूप हो वहां ले जाकर रख दीजिए, वो क्या होगा, वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, वाटर ही है। उसी को कभी आप फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज में रख रहे हैं, आइस बना रहे हैं, कभी बाहर निकाल रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और कभी उसको धूप में रख के वेपोराइज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो तो हमारा वाटर है, और उसी को हम लोग अलग अलग रूप में चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो यह जो होगा, ये कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वाटर को ही अलग अलग तरीकों से उसके स्टेट को चेंज किया जा रहा है। जैसे अभी हम देखा ना मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो गया, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये क्या हो गया, ये सारे के सारे जो हो गए फिजिकल चेंज हो गए, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं बन पा रहा, केमिकली नया कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। आगे बात समझ में। अब जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशा है, शीशा टूट गया, तो ये किस टाइप का चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ चेयर, कोई भी चीज है वो अगर ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है, तो वो फिर किस टाइप का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। वहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पहले शीशा बड़ा था उसी को आपने तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। केमिकली कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं बना है, ठीक है। तो ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। उसके हमने दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्लियर हुई बात, समझ आ गई है आपको अच्छे से। देखिए बच्चों, पढ़ना है तो आप पेन और कॉपी बिल्कुल साथ लेकर बैठिएगा। ये जरूरी नहीं है, कोई भी टीचर हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि टीचर जितनी बातें बताते हैं उतनी बातें वो आपको लिखाते भी चले। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, और टीचर जो बातें लिखा दे रहे हैं वो तो खैर ठीक है, आप नोट उससे बना लीजिए। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर बोल जाते हैं और नोट नहीं करवाते हैं आपको, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि टीचर जो भी बातें बोल रहे हैं उसको कम से कम एक कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। इसलिए जब भी आप बैठने पढ़ने बैठे, प्लीज आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, और जो भी बातें बताई जाए उसको लिखते चले, नोट्स बनाते चले। जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे, उसके नोट्स को हम खुद ही बोर्ड पे लिख देंगे। लेकिन जो बात, कुछ बातें ऐसी भी है जो एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो चीज आपको आनी चाहिए, वो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उन सारी बातों को हम बोर्ड पे तो लिखाएंगे नहीं, आप खुद उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कहीं भी पढ़े, कॉपी और पेन लेकर बैठे। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे आते हैं। केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। तो जैसे फिजिकल चेंज था, फिजिकल चेंज में क्या था कि केमिकली कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच केमिकली अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस जो होता है बनता है, और जो न्यू सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए केमिकल चेंज क्या है, अ प्रोसेस इन विच अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस lose their nature and identity and form a new substance with different properties। देखिए केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच केमिकली अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब उसमें जब दो या दो से अधिक चीजों को आप मिलाते हैं
तो एक नया सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट के रूप में, और जो प्रोडक्ट आपके पास बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी और जो ओरिजिनल आपका सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होती है। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है और उसकी एक न्यू प्रॉपर्टी आ जाती है। आगे बात समझ रहे हैं? तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आप समझिए। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का मतलब होता है दही का बनना। ठीक है, दही कैसे बनता है? तो पहले वो दूध था, जब वो दही बना तो क्या हुआ? दही की प्रॉपर्टी और जो दूध थी, दूध हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है और जो दही है वो हमारा न्यू सब्सटेंस है। तो न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जब दूध था उसकी प्रॉपर्टी देखिए, अब जब वो दही बन गया है उसकी प्रॉपर्टी देखिए, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे और दूसरी चीज ये है कि जब एक नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे आपने दूध से दही बना लिया, अब कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे आप दही को फिर वापस दूध में चेंज कर सके। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। अगली बात समझ में, जिसका रिवर्स करना पॉसिबल ना हो। अब फिजिकल चेंज में क्या था? मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ आइस, ये सारे रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस था तो आपने क्या किया? आइस को मेल्ट करा दिया, वाटर बन गया। फिर आप वाटर को फिर फ्रीज में रख दीजिए, फ्रीज करवा दीजिए, फिर वो क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा। तो वहां पे रिवर्स पॉसिबल है। तो जहां पे रिवर्स पॉसिबल है दैट इज फिजिकल चेंज, बट केमिकल चेंज में रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमने आपको बताया ना कि आप जब दूध से दही बना लेंगे तो फिर आप कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे दही को फिर से रिटर्न दूध में कर सकते, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। अगली बात समझ में, तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ, हमने लिखा नहीं है, 6 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ CURD, कर्ड। कर्ड का मतलब हो गया दही। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है केमिकल चेंज वो तो यही है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दूध से जब आप दही बनाते हैं तो ये किस टाइप का चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है दूध और जो हमारा न्यू सब्सटेंस है जिसको हम लोग प्रोडक्ट कह रहे हैं दैट इज कर्ड, दही, इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, देखिए, कुकिंग ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। यह जो है यह भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स या फर्मेंटेशन ऑफ एनी सब्सटेंस आप कह सकते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन का मतलब हो गया सड़ना, किसी भी चीज का सड़ना। इस हिसाब से फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का सड़ना। तो आप किसी भी सब्सटेंस का सड़ना, मतलब किसी भी चीज का फर्मेंटेशन जो होगा दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। क्योंकि केमिकल चेंज जो होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस चीज को क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूज को जब आप जलाते हैं दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। इसलिए कि कोई भी चीज तब तक नहीं जलेगा जब तक वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। जब तक वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक वो जलेगा नहीं। इसीलिए किसी भी चीज का बर्निंग, किसी भी चीज का जलना, ये कौन सा चेंज हो जाता है? केमिकल चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। दही का जमना कैसा चेंज है? यह भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फर्स्ट लेसन का जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये बातें क्लियर हो गई? तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम लोग ये जानेंगे
कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस टेकन पार्ट originally are called reactant and the new chemical substance formed are called products। जिन दो या दो से अधिक चीजों को हम लोग मिलाते हैं ओरिजिनली, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और उनको मिलाने के बाद जो नया चीज बनकर सामने आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। आई बात समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन दो या दो से अधिक चीजों को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, उन चीजों को या उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और मिलाने के बाद जो नया सामने बनकर आता है, जो नया चीज सामने बनकर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, इन बर्निंग ऑफ कोक, कोक का मतलब हो गया कोयला। ठीक है, इन बर्निंग ऑफ कोक इन एयर और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। जैसे आप जब कोयले को हवा में जलाओगे तो कोयला में कार्बन होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होंगे वही दोनों आपस में मिक्स होंगे, तो आपका जो कोयला होगा वो क्या होगा? जलेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गए? आपके रिएक्टेंट हो गए। और उसके जलने के बाद, कोयला जलने के बाद क्या बनता है? कोई भी चीज जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके जलने के बाद जो चीज बनकर सामने आया, आप देख रहे हैं क्या? धुआं निकलेगा उसमें से, आग की फ्लेम्स निकलेंगे उसमें से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है केमिकली वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, पत्तियों में आप लोग सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है, लीफ में होता है। और ये क्या है? तो जिसके हेल्प से पत्तियां जो होती हैं प्लांट के लिए फूड तैयार करती है, खाना तैयार करती है, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स का मतलब हो गया किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको बेसिकली किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सनलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, सेकेंड वाटर एंड मिनरल, एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। क्या क्या है रॉ मटेरियल? सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर एंड मिनरल्स हो गया, और लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो। तो ये सारी चीजें जो हो गई रॉ मटेरियल हो गई, और यही रॉ मटेरियल्स जो होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीजों को लेके जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट को। अरे बात समझ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और उन सारी चीजों को मिलाने के बाद जो नया चीज बनकर सामने आता है दैट इज ग्लूकोज, उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, तो ये सारी चीजें जो हो गई क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। देखिएगा यह जो है बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने क्या किया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपने क्या किया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में आपने क्या किया है? रिएक्शन करवाया है, अभिक्रिया करवाया है। तो आपने क्या किया? मैग्नीशियम को एयर में बर्न के जलाया गया है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इन दोनों चीजों को आपने मिलाया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, और जो बनकर आया है यानी इसको इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सेम वे में आप मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये हीट का सिंबल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं
तो बनता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो है हमारा, इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट और इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, अगर बिल्कुल सिंपल वे में कहा जाए तो ये हमारा एरो है, इस एरो को हम लोग पढ़ते हैं गिव्स आउट, गिव्स आउट। हम लोग सिंपली बोल देते हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, लेकिन उसको इक्वल टू नहीं पढ़ा जाता, उसको पढ़ाता है गिव्स आउट। यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या देंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। तो तीर के आगे, ये तीर का आगे वाला पार्ट हो गया और ये पीछे वाला पार्ट हो गया, तो तीर के आगे जो भी रहता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और तीर के एरो के पीछे जो रहता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। सिंपल वे में आप समझ लीजिए, तीर के आगे जो भी लिखा रहेगा दैट इज प्रोडक्ट, और तीर के पीछे जो भी चीजें लिखी रहेंगी दैट इज रिएक्टेंट। तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट हमेशा एक ही होगा या दो ही होगा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट आपकी 2 चीजें, प्रोडक्ट एक ही बना है, यहाँ पे रिएक्टेंट आपका एक ही चीज है, प्रोडक्ट 2 चीजें बनी है। तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जो होगा एक ही रहे या 2 रहे, प्रोडक्ट जो हो वो एक रहे या 2 रहे, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ है, समझ आया आपको? चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पहले हमको चैप्टर के बारे में ही पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? देखिए, अ प्रोसेस which involve a chemical change is called a chemical reaction। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज को इन्वॉल्व किया जाता हो, केमिकल चेंज को वो रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, और उसी सॉरी केमिकल रिएक्शन कहेंगे। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। या आप यूं कहें कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कि केमिकल चेंज जो भी होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, अभी आपने पढ़ा है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज केमिकल चेंज। किसी भी चीज को अगर आप जलाते हैं तो वो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंट में हम उसको क्या करें, जला रहे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो वह जो हो गया क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। सेकेंड वन इज लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड गिव्स आउट लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट। तो यह भी जो है एक केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यह भी जो है एक केमिकल चेंज को शो कर रहा है, और जो चीजें केमिकल चेंज को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसलिए ये जितनी भी बातें यहाँ पे, जितने भी रिएक्शन लिखे गए हैं, ये जितने भी केमिकल चेंज लिखे गए हैं, यही सारे क्या है आपके केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गई बातें?